फाइन। अभी यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, काफ़ी बोल दिया, तो उसी के ऊपर इम्फेसाइज करो। और क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहा वो सब मैं कल्चर में लाऊं, और क्वेश्चंस रेडी करो, आंसर राइटिंग करने का कोशिश करो, मॉडल आंसर बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल आंसर बनाओ। कुछ इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट, आजकल क्या हुआ, एक ट्रेंड आया लास्ट 3 ईयर्स से यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विस, एक ट्रेंड आया। हर एक डोमेन में कुछ स्टैटिक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। लास्ट बार भी बहुत था, यूपीएससी में भी था, स्टेट सिविल सर्विस, हर एक स्टेट सिविल सर्विस में भी बेसिक कुछ कंसेप्ट था। तो मैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लेके यहाँ पर बात करूंगा, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट से, जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, बेसिक कंसेप्ट। फिर मैं दूसरा टॉपिक में जाऊंगा। एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट इज नॉट very much relevant in respect to your syllabus, but nowadays it is seen that many questions are supposed to be asked from basic concept of economy, so that is why basic concept का ऊपर थोड़ा टाइम मैं लूंगा। ये एक चीज आता है इकोनॉमिक्स में, जे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की लगी सी? हाँ हाँ, क्या चीज है? सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है ये तो, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होता, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? सिंपल थिंग, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, है ना? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस का प्रॉब्लम आ जाता है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस गिव्स राइज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस, अगर रिसोर्स अगर अनलिमिटेड होता तो चॉइस प्रॉब्लम नहीं होता हम लोग का। हाँ हाँ, यस ऑब्वियसली, वर्ल्ड का रिसोर्स तो सबके लिए, सब कंट्री के लिए लिमिटेड है। किसके पास अनलिमिटेड है रिसोर्स? किसी के पास है नहीं। सो ऑब्वियसली स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन एन इकोनॉमी। इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी इसी से सब मुद्दा आता है, हर एक मुद्दा यही से जन्म लेता है। एंड रिसोर्सेज मस्ट बी एलोकेटेड, और इसीलिए रिसोर्सेस मस्ट बी एलोकेटेड। इसको एलोकेशन किया जाता है, एलोकेटेड, एलोकेटेड कैसे एलोकेशन होना चाहिए? प्रॉपर्ली, properly. Why? What does it indicating? Properly means every country have to take decision in respect of allocation of resources as per the demand of the want. As per the demand of the want. If country demanding more food, then country emphasizes more for cultivations. Simple thing. If country demanding more of producing computer, PC, etc., so IT sector, government will emphasize more on IT sector. Is that it? So as per the demand of our want, so properly again allocate, that means resource will be allocated in such a way that maximum satisfaction can be attained. Simple thing. Maximum satisfactions can be attained. The allocation can be studied. ये जो allocation है, the allocation can be studied, इसको studied किया जाता है, can be studied under 3 fronts. Under 3 fronts, 3 fronts में, under 3 fronts, 3 fronts क्या क्या है? मैं इसे बना के देता हूं।
3 फ्रंट्स, कभी कभी मेंस में ये सब बनाना जरूरी हो जाता है। हाँ, मेंस लिखने का स्टाइल बनता है, इसलिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। कभी कभी फिगर का हम लोग यूज करना जरूरी हो जाता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करना कैसा है, प्रोड्यूस तो करेंगे बट हाउ, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करेंगे हम लोग, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए करेंगे, होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस किसके लिए करेंगे, यह है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन लगा देता है आजकल, पहले नहीं लगाते थे, लास्ट 3 ईयर्स से लगाते, कहीं भी हो। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या हुआ, एक तो हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स that is what the items, I mean to say what the goods and services are required to produce. That means what the society or economy is demanding. As per the demanding of the society, the economy need to take the decision, yeah, what to produce, who it produce to the, for the what to produce, either wheat or rice, or whether it should produce rice or cloth, choice. So these problem gives us the choice, issue of choice of the society, and this choice obviously depend on demand of the what the society. This is what to produce. Next question, how to produce. How to produce implies what technology a country should adopt to produce all those goods. After deciding what to produce, the country need to decide how to produce. So how to produce means what the technologies need to be adopted, what technology will be compatible for that country. Like in case of India, say in case of India, India is a labor intensive country. So what the technology India should prescribe, basically which technology basically give the generation of employment. So as because India is a labor intensive country, if you compare with America is a capital intensive country. So America should such a technology where larger number of workers are required, because labors are scarce there, but labors are available, abundant in India. Are you able to understand? So then society have to decide regarding how to produce. That means how to produce basically relate with technology. It is relate with technology. Now for home to produce, किसके लिए? For home to produce relate, it is the distributional issue. That means how to distribute. How to distribute. That means it related what goods and services. What goods and services produce. How to produce? It related technology. Technology, one may be labor intensive technology, either it may be capital intensive technology also. There, मैं ये एग्जाम्पल लिया हो अंडरस्टैंडिंग के लिए. फॉर होम टू प्रोड्यूस इट रिलेट विथ डिस्ट्रीब्यूशन इशू. डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट कैसा होगा सोसाइटी में, ये बेसिक कंसेप्ट है ना. अभी देखो एवरी कंट्री में इन जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअली ये जो सेक्टर
इकोनॉमी का जो सेक्टर होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इन जनरली जब इकोनॉमी सर्वे निकालते हैं, इंडिया का जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करते हैं, वो एक्चुअली होल इकोनॉमी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स, theoretically and practically. Policy maker divide the whole economy into 3 sectors, simply primary sector, secondary sector and tertiary sector. But in practically apart from all these 3 sectors, there are another 2 sectors are there. क्वाटरनरी सेक्टर्स एंड क्वेनरी सेक्टर. एक तो हो गया प्राइमरी सेक्टर, याद रखना, एक हो गया प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर ये सेक्टर किसका साथ रिलेट करता है? और नॉट ओनली एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशिंग, और क्या आएगा? फिशिंग आ सकता है, एग्रीकल्चर आ सकता है, एनिमल हस्बेंडरी से आ सकता है, यस, फॉरेस्ट्री भी आ सकता है, ये सब आएगा. बेसिकली ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर का काम क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर बेस बनाना. हाँ, ब्रेन में, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन प्रीलिम में कभी टफ क्वेश्चन नहीं पूछता. क्वेश्चंस आर बेसिकली आस्क्ड वेरी इजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. ये एक्सट्रैक्शन करता है एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक सेक्टर हो गया. और जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर में क्या दिखाता है? क्या आता है इसमें? क्या आना चाहिए? इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग आ सकता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, और क्या आ सकता है? इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो आता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आएगा. मैन्युफैक्चर्स, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या आएगा? गैस वाटर सप्लाई, गैस वाटर सप्लाई, और क्या हो सकता है? अदर यूटिलिटी सर्विसेज एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, और क्या हो सकता है? माइनिंग, क्वारिंग एंड माइनिंग. क्वारिंग एंड माइनिंग ये भी आता है. ये तो यहां पर आना चाहिए था, लेकिन सेकेंडरी में आया. वही तो, इसीलिए मैं स्पेसिफाई कर दिया. क्वेश्चन अगर डाल देगा तो तुमको आइडिया लगाएगा सब. क्वारिंग एंड माइनिंग तो प्राइमरी में आ सकता है, तुम्हारा अपना लॉजिक लगाएगा. लॉजिक से क्या कहता है, यहां पर रहेगा. सिंपल सा क्वेश्चन प्रीलिम में पूछ दिया, क्वारिंग एंड माइनिंग कम अंडर व्हिच सेक्टर, तुम प्राइमरी में टिक करके लगा के आ जाओगे. क्वेश्चन पूछेगा या, इसलिए जब व्हाट द फोकस यू गिव ऑन योर कंटेंट, प्राइमरी. इसके अलावा टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये तो सर्विस सेक्टर हो गया. सर्विस रिलेट करता है. दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. इसमें क्या होगा? आईटी सेक्टर आएगा, आईटी सर्विसेज भी आ सकेगा, आईटी सर्विस भी आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, टूरिज्म आएगा, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, सब डालो ऐसे. टूरिज्म आएगा, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, सब आएगा, सब आ सकता है. स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इवन इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सब आएगा. क्वाटरनरी अलावा इसका है स्पेलिंग, देखो
जिसका ज्योग्राफी है वो क्वाटरनरी पर क्या आया, आई थिंक क्वाटरनरी सेक्टर। लेकिन ये सेक्टर का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी नहीं दिखाते हैं, कंट्रीब्यूशन क्वाटरनरी सेक्टर को, क्योंकि होल इकोनॉमी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर, बट थियोरेटिकली क्वाटरनरी सेक्टर भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये मेथोडोलॉजिकली इसको लाते नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है इसे कभी दिखाते नहीं इकोनॉमिक सर्वे। क्वाटरनरी सेक्टर ये इंटेलेक्चुअल के साथ रिलेटेड है, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज बेस्ड, नॉलेज बेस्ड भी कह सकते हो, बेस्ड एक्टिविटीज, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज। क्या एक्टिविटीज आएगा तो फिर नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज लाइक कंसल्टेंसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये सब आ सकता है, ये सब आ सकता है। क्वेनारी सेक्टर और एक सेक्टर है, क्वेनारी सेक्टर, it relates activities high level decision making, it relates the activities of high decision making of government, industry, also corporate and also any corporate. हाई डिसीजन मेकिंग लेने का जो एक्टिविटीज है, वो जो एक्टिविटीज रिलेट करता है उसको क्वाइनरी सेक्टर कहते हैं। लेकिन ये दो सेक्टर हमारा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करता है लेस एंड मोर, बट ये अकाउंट्स में अब तक लिया नहीं गया, अभी तक इसको कंसीडर नहीं किया, सेग्रीगेट किया नहीं। जैसे एक क्वेश्चन आया था, बेसिक क्वेश्चन के ऊपर हम एक दिखाते हैं, क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट से पूछा गया। क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिया गया। अदर थिंग्स remaining unchanged, market demand for a good, market demand for a good might increase हो सकता है if price of its substitute increases, price of its substitute increases, price of its complementary increases, price of its complementary increases। देखो क्वेश्चन पेपर लेने से कितना आसानी होता है, कितना टाइम खा रहे हो, मेरा क्या तुम्हारा टाइम जा रहा है। द गुड्स इज एन इंफेरियर, inferior goods
and income of the consumer increases, income of the consumer increases, consumer increases. Number 4, its price falls, price falls. Which of the above statements, question है, which of the above statement are correct? कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 and 4 only, option B 2, 3, 4, 2, 3 and 4, option C 1, 3 and 4, 1, 3 and 4, D 1, 2 and 3. So, तुम लोग कितना अनप्रोफेशनल हो। मेरा तो 3 मिनट 4 मिनट क्वेश्चन लिखने में खा दिया। अगर तुम लोग का क्वेश्चन पेपर होता तुम लोग बोल देते जी सर ये ईयर का मेरा पास क्वेश्चन पेपर है, आपको सिर्फ रेफर कीजिए। ये होता है प्रोफेशनलिज्म। क्लास तुम्हारा है, सेशन में दे रहा हूं। देखो दिमाग में इतना भी नहीं आता है बच्चे को याद, यही दुख लगता है हमको। तो तुम क्या लोगी, क्या एक्वायर कर सकते हो मेंटोर से? लेगा कैसा? व्हाट इज क्वेश्चन यार? ये क्वेश्चन लेके हम लोग चलेंगे और इसका साथ कंटेंट को डेवलप करेंगे। 2021 दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज। दूसरा चीज कंडीशन अगर कोई चेंज ना हो, अनचेंज रहे, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड, कोई चीज का मार्केट का डिमांड जो है ये इंक्रीज हो सकता है इफ प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ इट्स कंप्लीमेंटरी इंक्रीजेस, द गुड्स एज इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, इट्स प्राइस फॉल्स। इतने सा फैक्ट है। अभी ये क्वेश्चन को हम आंसर प्रॉपर्ली करने के लिए थोड़ा कंसेप्ट पहले डेवलप कर लेते। क्या ठीक है नेक्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन ना आके इसका अगल बगल में कुछ और दूसरा चीज पूछ सकता है ना? सो देखते हैं। पहले समझो, ये एक सिंपल चीज होता है डिमांड लॉ, एक होता है सप्लाई लॉ। सप्लाई लॉ कुछ नहीं है इसमें। डिमांड लॉ एक होता है, एक सप्लाई लॉ। तो डिमांड लॉ क्या कहता है? व्हेन अदर थिंग्स रिमेन constant, when price falls, demand rises. अगर प्राइस फॉल्स करेगा तो डिमांड राइज करेगा। दैट इज सिंपल थिंग, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड वेरिएबल एंड प्राइस वेरिएबल। मैं इतना अंदर तक नहीं जाऊंगा, एकदम बेसिक समझाऊंगा। सो ये अगर डिमांड को एक डिपेंडेबल वेरिएबल लिया जाए तो ये प्राइस का ऊपर डिपेंड करेगा। प्राइस इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट निगेटिवली ये निगेटिव फंक्शन है, ये एक निगेटिव फंक्शन है। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिमांड ऑफ एनी गुड्स बेसिकली डिपेंड ऑन द प्राइस। Obviously, price varies inversely with price. Sorry, demand varies inversely with price. This is the fundamental. Okay. Now you see, here we have written one thing, other things remaining constants. Focus here. Simple thing we have written here, other things remaining constant. If there is no other things remain constant, if we think, suppose there is no other thing does not remain constant, then this law will not exist or this law will not hold good. ये लॉ काम में कुछ नहीं आएगा, एक्शन में नहीं आएगा। ये लॉ एग्जिस्ट तभी होगा जब अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट। सो व्हाट आर द अदर थिंग्स? अदर थिंग्स मीन्स
income and preference of the consumer. इनकम एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ये एक अदर थिंग्स हो गया. प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, prices of related goods. Related goods means substitute goods, substitute and complementary goods. complementary goods का बात बोल रहा है. ये फंडामेंटल दो चीजें, इनकम एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, इनकम एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट. हाँ, मैं बेसिक कंसेप्ट बहुत डिमांड आ गया अभी, पहले नहीं था. हम लोग डायरेक्ट इंडियन इकोनॉमी में घुस जाते थे, लेकिन देखा है इंडियन इकोनॉमी समझने के लिए कुछ बेसिक थियोरेटिकली कंसेप्ट भी का जरूरत हो गया, स्पेशली इन केस ऑफ इकोनॉमी. दूसरे सब्जेक्ट में नहीं चाहिए उतना, ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत चाहिए. इन ऑर्डर टू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी, थोड़ा कोर कंसेप्ट को डेवलप करना ही है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है आगे चल के. अभी ये जो डिमांड लॉ है ना, इसको इफ वी पोर्ट्रेट डायग्रामेटिकली, अगर इसको हम लोग डायग्रामेटिकली पोर्ट्रेट कर सकता है, करना कोशिश करेंगे तो देखने का चीज ये है, अगर ये ओ एक्स कर्व है और सपोज ये ओ वाई कर्व है, ओ एक्स से हम डिमांड मेजर्स किया, सिंपल थिंग, और ओ वाई से हम प्राइस मेजर्स किया, है ना, प्राइस मेजर्स किया और ओ एक्स से डिमांड मेजर किया. ये डिमांड कर्व पर नेगेटिव स्लोपिंग बनता है ड्यू टू द नेगेटिव रिलेशंस. समझ लो, अगर प्राइस कमते जाएगा, से यहां पर प्राइस है OP3, ये प्राइस है, इसका डिमांड है OQ3, प्राइस कम हो गया, P2 हो गया, डिमांड बढ़ गया. सो एज लेस ऑफ प्राइस मोर ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड. दैट इज व्हाई ये इनवर्स रिलेशन से, ये फिगर को थोड़ा फॉलो करना. हाँ, सो ये निगेटिव है. तो एक्चुअली क्या हुआ, ये नेगेटिव है. अच्छा, और एक चीज है, जो चीज का हम लोग डिमांड एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्चुअली नॉर्मल गुड्स है. ये डिमांड जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहा है, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के हिसाब से, इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स, अगेन दिस लॉ एग्जिस्ट्स प्रॉपर्ली व्हेन अदर थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट्स. डिमांड लॉ, आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड लॉ. दिस लॉ एग्जिस्ट, दिस लॉ एग्जिस्ट in case of normal goods when other thing remaining constant. Next, we need to understand what is normal good, then it will clear more properly. So normal goods is what? That is, it is opposite of inferior good. Inferior goods. अभी तुम मार्केट में जाओगे राइस खरीदने के लिए, तुम 50 रुपीज पर केजी राइस भी मिलेगा, ₹20 पर किलो राइस भी मिलेगा, है कि नहीं. राइस, व्हाट वी ईट रेगुलरली इन आवर डेली लाइफ. इफ यू गो टू मार्केट, you will get the rice of rupee at ₹50. At the same time, you will also able ₹20 at ₹20. Is not it? So ये 50 का कंपेयर में 20 का जो राइस मिला, ये हमारे इंफेरियर क्वालिटी है ना. और ये जो 50 है, इसको हम समझ लेते हैं नॉर्मल है, सुप्रियर नहीं, नॉर्मल है. कह सकते हो सुप्रियर, जो भी को, ये नॉर्मल है. और ये जो 20 है, इसके नीचे भी आता है आजकल, शायद 15 भी आता है. सो व्हाट द सेक्शन ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी कंज्यूम 15 और 20 पर केजी राइस? मार्जिनलाइज सेक्शन. The marginalized section of our society basically buy
such type of inferior quality goods in order to sustain their life. Is not it? Now the question is, in case of inferior goods, this demand law works oppositely. That means in case of inferior good, try to understand, मैं क्वेश्चन में जाऊंगा फिर. In case of inferior good, this demand law works oppositely. That means when price rises for inferior good, their demand also rises. When price falls, the demand for inferior good falls. Now you see, I can put a good example. Have you seen the purchasing of kerosene? So what category of people basically purchase kerosene? Nowadays, the uses of kerosene become very low in our household because of more usings of LPG gas. उज्जवल स्कीम, गवर्नमेंट ने जो उज्जवल स्कीम लाया ना, गिव इट अप स्कीम से सब्सिडी गिव इट अप किया, उसी सब्सिडी से एलपीजी प्रोवाइड किया. सो ड्यू टू दिस स्कीम, द यूजेस ऑफ केरोसिन एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स adversely decline in our society. But you can take the example of kerosene. This kerosene, in case of this kerosene, when price rises, its demand also rises. What is the natural tendency of human being? Simple thing. Yesterday, try to understand. मैं एकदम बेसिकली समझा रहा हूं. एक आदमी yesterday केरोसिन परचेस करने के लिए गया था क्योंकि उसको खाना पकाना है, खाना बनाना है रात को. तो गया वहां पर देखा केरोसिन का दाम है 40 पर लीटर. आज जाके देखा ये एक आदमी केरोसिन का दाम हो गया ₹50. ये आदमी बेसिकली सोचेगा नेक्स्ट कमिंग डेज या और भी बढ़ सकता है. हाँ, तो व्हाट आई हैव द कैपेबिलिटी टुडे, आई हैव टू परचेज मोर एंड मोर इन ऑर्डर टू सेव द हाई प्राइस इन फ्यूचर्स. सो ये टेंडेंसी बन जाता है. तो ये चीज जो है, ये जो फेनोमेनन है, ये फेनोमेनन ने एक पॉलिसी मेकर, एक इकोनॉमिक्स ने ऑब्जर्व किया जिसका नाम था गिफेन. ही इज नेम बाय गिफेन. उसी का नाम से गिफेन गुड्स बन गया. सो ये जो क्वेश्चन में शायद गिफेन गुड्स का कुछ है था क्या? नहीं था, फिर रह सकता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द गिफेन गुड्स, बेसिकली इट इंडिकेट द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड. एंड इन केस ऑफ गिफेन गुड्स और इंफीरियर गुड, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एग्जाम में लगा सकता है क्वेश्चन, हमको फिर नहीं बोलना, बोलेगा कि तुम मेरा सामने आएगा ही नहीं. कोई एग्जाम होने के बाद कोई कैंडिडेट नहीं आता है डर से हमारा पास, क्योंकि नहीं आता है, जब पता है जो सर तो पढ़ाया तो हम क्या नहीं. तो ये जो गिफेन गुड और इंफीरियर गुड है सेम है. इन केस ऑफ गिफेन एंड इंफीरियर गुड, ये कभी भी डिमांड लॉ इसमें एग्जिस्ट होता नहीं है. सो व्हाट वी कंक्लूड सिंपली, इन केस ऑफ गिफेन गुड्स और इंफीरियर गुड्स, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एग्जिस्ट. समझ गया? क्लियर हुआ? डज नॉट एग्जिस्ट. सिंपल वर्ड. उसके लिए डिमांड का स्टॉपिंग अपवर्ड बन जाता है. स्टॉपिंग अपवर्ड पॉजिटिव बन जाता है. सप्लाई का जैसे प्राइस जब बढ़ेगा उसका डिमांड भी बढ़ेगा. सप्लाई का जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ता है. डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर द मार्केट फोर्स. These determine the prices of our goods in market mechanism. हम लोग लास्ट सेशन में समझा है. तो क्या हुआ, गिफेन गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स के संदर्भ में ये डिमांड लॉ एग्जिस्ट नहीं करता. हाँ, अभी आता है कंडीशन में, इनकम एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. इसमें ये कंडीशन में अगर वेरिएशन आएगा, वेरिएशन आता है, तो फिर ये डिमांड लॉ एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है.
क्या चीज में? अगर इनकम एंड प्रेफरेंस में अगर वेरिएशन, इफ द इनकम एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर अंडरगो चेंजेस, देन ऑल्सो डिमांड लॉ डज नॉट एग्जिस्ट. सिंपल थिंग. क्यों एग्जिस्ट नहीं होगा? समझ लो, जे प्राइस ऑफ एक्स राइजेस, प्राइस ऑफ एनी गुड से एक्स राइजेस, प्राइस तो बढ़ गया ना, तो एस पर डिमांड लो, इसका डिमांड क्या होना चाहिए था? एक्स का नीचे आना था, फॉल्स होना चाहिए था. द डिमांड फॉर एक्स माइट बी रिड्यूस, बट इंस्टेंट ऑफ रिड्यूस इट रिमेन सेम और माइट इंक्रीज. द प्राइस ऑफ एक्स राइज. As per demand law, the demand for X should reduce, but instead of reduce, it remain constant or may rise. एक ही रह सकता है, फिर भी बढ़ सकता है. तो फिर ये डिमांड लॉ नहीं एग्जिस्ट हुआ. क्यों नहीं हुआ? तब समझेंगे हम लोग. या तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस वो चीज कंज्यूम करने के लिए बढ़ सकता है, नहीं तो उसका इनकम भी बढ़ रहा है ना. अभी देखो, टी का कॉस्ट ऑफ टी ड्रिंकिंग राइस, लेकिन उसका आदत आ गया और उसका प्रेफरेंस बढ़ गया टी के लिए. हो सकता है उसका इनकम भी बढ़ गया. तो ये क्या करेगा? द कंज्यूमर विल नेवर गिव अप टू कंज्यूम टी, इवन ही मे राइज, he may increase the consumption of drinking tea because his income increase. The rising price of tea is compensated by his income. Are you able to understand what I am saying? ऑनलाइन समझ रहे हो कि नहीं? ठीक ढंग से समझना. ओके सर. हाँ, वेरी गुड. सो ये नहीं होगा. अभी असली मुद्दे पे आते हैं, और एक मेन टॉपिक, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इसमें क्या होता है? फिर देखो, अगर हम लोग एक्स एक कमोडिटी लेता है, एक्स एक कमोडिटी है ना, इसका प्राइस ऑफ एक्स में ऐसे लिखा पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स इंडिकेट किया, इसका बढ़ गया, प्राइस राइज हो गया. ड्यू टू द राइज इन प्राइस एक्स, demand for Y also rises. एग्जाम में पूछ सकता है, रिलेट कर सकता है. इफ प्राइस ऑफ एक्स राइज, consequently demand for Y also rise. Then what will be the relation you can give between these two goods? एक्स और वाई, ये दो गुड्स के अंदर में क्या रिलेशन बन सकता है? सिंपल सी क्वेश्चन है मेरा. मार्केट में एक्स कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, कॉन्सिक्वेंटली वाई का डिमांड बढ़ गया, तो ये जो एक्स और वाई है, इसका रिलेशन क्या बनेगा? रिलेटिव गुड्स. क्या गुड्स? वेरी गुड. रिलेटिव गुड्स होगा या फिर रिलेटिव मतलब क्या? रिलेटिव दो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है. एक तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इन प्लेस ऑफ वन गुड. सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सब्स्टिट्यूट गुड, इसका रिलेशन बनेगा सब्स्टिट्यूट गुड. एज बिकॉज सपोज द प्राइस ऑफ राइस राइजेस, people will prefer to have more of wheat. तो wheat लेगा ना. राइस का प्राइस बढ़ गया बिहाइंड ए सर्टेन लेवल, आम आदमी एफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो पीपुल, आदमी क्या करेगा बचने के लिए? wheat लेगा ना. सो ऑब्वियसली द रिलेशंस विल बी सब्स्टिट्यूट. तो देखो इसमें क्या हुआ, इसमें अगर वेरिएशन हो रहा है तो फिर भी डिमांड लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये dy का डिमांड जो चेंज हुआ है
उसका प्राइस के लिए है. dy, that means the goods for y, the demand for goods y does not undergo change due to the change in price because the change of its related goods, है ना. उसका रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज हुआ, फिर उसका डिमांड चेंज हुआ, है कि नहीं. उसी तरह समझ लो एक्स और वाई एक गुड्स है, इसका प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया, सो डिमांड ऑफ वाई क्या हुआ, फॉल्स हो गया. तो फिर एक्स वाई का रिलेशन क्या बनेगा. सपोज द प्राइस ऑफ एक्स राइज ड्यू टू द राइज इन प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड फॉर वाई फॉल्स, देन व्हाट विल बी द रिलेशन. Obviously, complementary goods. Complementary. Yes, very good. Complementary, very good. Complementary goods. समझ लो पेट्रोल का दाम इतना हो गया या हम लोग का एफर्ट का बाहर चला गया. पेट्रोल बाइक खरीदेगा कोई, जिसका है वो भी बिकेगा. वह कौन डालेगा डेली 500 रुपया का पेट्रोल. समझ लेते हैं. ये टी लीफ और शुगर का दाम बढ़ गया. The price of sugar rise in the market. Now making of tea become costlier. So people, आदमी क्या करेगा, पीना छोड़ देगा. ये now tea become costlier. ये बहुत ज्यादा हो गया, एफर्ट का बाहर चला गया, नहीं पिएंगे. So पूरा टी का डिमांड कमती हो गया, है कि नहीं. So ये है कॉम्प्लीमेंटरी. इसके अलावा और एक चीज रहता है, याद रखना, अगर याद नहीं रहेगा अपना नोटबुक में छोटा करके लिख देना. कंपोजिट डिमांड. ये क्या होता है कंपोजिट डिमांड. इसमें बेसिक डिस्कशन हम करेंगे थोड़ा बहुत, 2 तो सेशन लेंगे हम, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का अंदर में चला जाने के बाद हवा हो जाता है इन्फ्लेशन वगैरह में. जब टेक्निकली कुछ आ जाता है मैंने वो टच ही नहीं कर पाते. सो कंपोजिट डिमांड इज व्हाट. कंपोजिट डिमांड इज नथिंग for the satisfying a particular want. For satisfying a particular want, I am talking, give the your attention fully. For satisfying any particular want, we have to use 2 or more goods combinedly. For satisfaction of any particular want or for fulfilling any particular want, हमारा लाइफ में कोई डिमांड को फुलफिल करने के लिए 2 से ज्यादा चीजों एक साथ हम लोग को कंज्यूम करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, डिमांड करना पड़ता है. जैसे ब्रशिंग योर टीथ. Chai. यस, चाय. वेरी गुड. ब्रशिंग योर टीथ, ब्रेड बटर, टूथपेस्ट, ब्रश, है कि नहीं. अगर बाइक भी खरीदोगे तो फिर 2 ही लगेगा से. सो ये जो कोई डिमांड, पर्टिकुलर डिमांड फुलफिल करने के लिए 2 से ज्यादा चीजों का जरूरत होता है. ये जो जरूरत होने के बाद जो डिमांड एराइज करता है, इसको हम लोग कंपोजिट डिमांड कहते हैं, है ना. सिंपल वर्जन, सिंपल वर्जन में समझो. ये वेरी सिंपल वर्जन में समझो, कोई टेक्निकल वर्जन में मत जाओ. मैं बोल दिया दिस इज द एग्जाम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड योर सिविल सर्विस एग्जाम. सो वेरी केयरफुली. अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ा मुद्दा बात है, पढ़ने वाला मुद्दा बात नहीं है. कोई पढ़ाई करके ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है, सिंपल बात है. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से ये एग्जाम क्लियर हो पाता है ना. अभी देखो क्वेश्चंस क्या पूछा था. क्वेश्चन पूछा था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इन केस. मार्केट डिमांड बढ़ सकता है, कहा अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अनचेंज, सेम रहेगा. मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज, मार्केट डिमांड बढ़ सकता है. कब? प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस. कैन यू टेक दिस स्टेटमेंट नंबर 1? लगाओ दिमाग, दिमाग लगाने का काम होता है यहाँ पर, बाकी कोई चीज का काम नहीं है. Yes sir. ले सकता है. किसने बोला ले सकता है, बोलो. Yes sir. Substitute increases. हाँ, एक तो बोला है ले सकता है. वेरी गुड.
प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स ले सकता है, बोल दिया ले सकता है, ले सकता है। क्वेश्चंस क्या था? हाँ ठीक ही है ना, हाँ ले सकता है। अभी प्राइस ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री इंक्रीजेस, क्या ले सकता है? No, sir. No, sir. नहीं ना, ले सकता है No, क्या? no, sir. नो, फाइन 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 फाइन, इसको भी नहीं ले सकता है। द गुड्स इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। लॉजिक का बात है। अच्छा, अब तक या तक आ जाने से क्या होता? 1 और 2 में आ गया ना, 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। 2 अगर रॉन्ग हो तो बी को इलिमिनेट कर रखो, कर दो, और 2 कहाँ पे है? डी को भी इलिमिनेट करो। अच्छा, 1 तो ए भी ए में भी है और ये सी में भी है, आई थिंक, है ना? 50% तो आ गया था भाई तुम। अरे 50% प्रोबेबिलिटी में आ गया। अभी So C is correct. हाँ, 3 is C is correct. 3 3 इज is करेक्ट, correct. 3 इज करेक्ट। Hmm. देखो समझो, द गुड्स इज एन इंफेरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। द गुड्स इज एन इंफेरियर गुड, गुड्स इंफेरियर है, इंफेरियर, इनकम ऑफ ऑल कंज्यूमर इंक्रीजेस। द गुड्स इज एन इंफेरियर गुड, गुड्स इंफेरियर है, इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। मैं कंफ्यूजन हो गया। इट्स प्राइस फॉल्स। अच्छा, प्राइस फॉल्स होने से मार्केट डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा क्या? इट्स प्राइस फॉल्स। अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज, इंक्रीज हो सकता है। नॉर्मली इंक्रीज So होगा ना? अगर the other remaining thing अगर constant है तो अच्छा, छोड़ो, inferior good और income इतना तो हो गया। अगर नंबर 3 स्टेटमेंट हम लोग को कंफ्यूजन बना रहे हैं, उसको होल्ड करो। इसको देखो, इट्स प्राइस फॉल्स, इसको देखो, आगे बढ़ रहा हो, आगे बढ़ना चाहिए हमेशा। ये तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा तो डिस्टर्ब कर रहा है, तुम लोग को पता नहीं है, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है नंबर स्टेटमेंट 3, लेकिन आई एम प्रोसीड टू अंडरस्टैंड अबाउट स्टेटमेंट 4। इट्स प्राइस फॉल्स, प्राइस अगर फॉल्स करेगा, डिमांड क्या होता है? राइज करेगा कि नहीं? rise करेगा। यस, Yes, sir. मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज, इंक्रीज हो सकता है। सो इसको भी तो ले सकता है, ले सकता है कि नहीं? तो अभी देखो, ए में भी 4 है, सी में भी 4 है, क्योंकि दरा इन जनरली यूपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा वैसे बनाता है तुमको फंसाने के लिए। फंसाया कहाँ पे? ये स्टेटमेंट पे फंसाया। सर अगर रिमेनिंग थिंग्स कांस्टेंट है तो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर कंसीडर ही नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट दिया हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। हाँ सर हाँ। अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज्ड दिया हुआ है, मतलब अदर फैक्टर कांस्टेंट है, तो अदर फैक्टर में इंफीरियर गुड और इनकम ऑफ द कंज्यूमर आ जाता है, तो ये कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो 3 क्या ले सकता है? नहीं ले सकता है? 3 नहीं लेंगे सर, इन दिस केस 3 नहीं वेरी गुड, लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 को लेना ही नहीं चाहिए, लेने का कोई सवाल ही नहीं आता है। वेरी गुड, क्योंकि ये इंफीरियर गुड जो बोल रहा है ना, हम तो इंफीरियर गुड में आए तो नहीं रहे हैं ना, तो ये तो पूरा कंट्रडिक्ट हो जाएगा ना। ये वायलेट कर रहा है। माइट इंक्रीज बोला है ना, तो इंफीरियर गुड में तो ये इंक्रीज का सवाल ही नहीं आ रहा है, सो इसको तो इसे भी नहीं ले सकता है। वेरी गुड कंसिडरेशन। सो आया क्या? 1 and 4 कहाँ पे? 1 and 4। वेरी गुड, A। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चंस को लो सामने, एनालिसिस करो, रिसर्च करो, कंटेंट डेवलप्ड होगा तुम्हारा। अगर ये एग्जाम क्लियर करना है तो क्वेश्चंस को लेना है, उसको रिसर्च करना है, डेप्थ में रिसर्च करना है। ऊपर ऊपर करने से कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। इन्वॉल्वमेंट चाहिए, 100% इन्वॉल्वमेंट का जरूरत है। इन्वॉल्वमेंट इन योर स्टडी। सो स्टडी में अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, तुमको रिसर्च करना होगा, रिसर्च।
रिसर्च करने के लिए तुमको रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा, रेगुलर क्लास, रेगुलर न्यूज़पेपर स्टडी एंड फॉलो, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टडी एंड फॉलो along with syllabus। सिर्फ यही रास्ता है, अलग से कोई रास्ता नहीं है। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री वे है, तुम किसी वे को अल्टर नहीं कर पाओगे यहां पर, किसी का नहीं। ये जो 4 चीज होता है, हम बार बार बोल रहा हूं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसने जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया 2-4, उसको पूछो कैसे किया, वो असली मुद्दे का बात करते ही नहीं है। पहले बात रेगुलर स्टडी, स्टडी मतलब रिसर्च माइंडसेट में करो। इसमें क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का, प्रीलिम along with मेंस, रेगुलर क्लास सेशन, लास्ट न्यूज पेपर। और कोई पढ़ाई बढ़ाई करने से कोई कम नहीं होता। कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं तुम्हारे किताब से, क्या पढ़ाई करोगी? आने से तो पढ़ोगी ना। जो किताब से आ रहा है क्वेश्चन, दिखाओ 2-4 क्वेश्चन लाके, कितना परसेंटेज क्वेश्चन कौन किताब से आ रहा है। मेरा बहुत रील छोड़ के रखा है सोशल मीडिया में, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा सामने लाओ ना किताब, कौन सा सोर्स है, यही सोर्स से 80% क्वेश्चन आ रहा है, वो सोर्स से 40% आ रहा है, ये सोर्स से 50% आ रहा है। चैलेंज करो हमको, हम तो खुले हम बोलते हैं कि किताब लाओ। कहाँ पे है? एक ही चीज है, तुम्हारा ब्रेन। योर ब्रेन विल बी द सोर्स। ये इंडिस्पेंसिबल सोर्स है हमारा ब्रेन, इसी सोर्स से हम लोग का आंसर निकलेगा। और ये ब्रेन को हम लोग रिसोर्सफुल बनाना है। और ये रिसोर्सफुल कब बनेगा? जब तुम रेगुलर सेशंस करोगी, रेगुलर सेशन में बैठोगे, धीरे धीरे ब्रेन मैच्योर्ड होगा, पॉलिश्ड होगा। जितना पॉलिश्ड होगा उतना तुम एक्सपर्ट बनोगे। और एक क्वेश्चन आया था स्टैटिक, देखो इकोनॉमिक्स स्टैटिक, मैं 2 एक क्वेश्चन लेके चलूंगा यहाँ पर, क्योंकि आजकल स्टेट सिविल सर्विस में पूछते हैं। और एक क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा था एक क्वेश्चन, ये था, इफ ए कमोडिटी इज प्रोवाइडेड, कमोडिटी इज प्रोवाइडेड, एक कमोडिटी प्रोवाइड किया फ्री टू द पब्लिक, पब्लिक को कमोडिटी प्रोवाइड किया फ्री बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने किया, then the opportunity cost is 0. The opportunity cost is 0. The opportunity cost is ignored. Opportunity cost is ignored. The opportunity cost is transferred opportunity cost is transferred from the consumer of the product, from the consumer of the product to the tax paying public, tax paying public. और एक था, opportunity cost is transferred from the consumer of the product cost is transferred from the consumer of the product
टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, यस, गवर्नमेंट तक चलेगा। पहले तो देखो आंसर, अगर किसी का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है, उसका आंसर एक दो का याद है, उसी का बेसिस से तुम लोग आंसर दोगे, वो करो तुम, लेकिन उसको एनालिसिस करके आंसर निकालो। कोई आंसर की वगैरह देख के नहीं, पहले अपने से ट्राई करो क्या चीज का रहा है, पहले देखना ही नहीं आंसर की, कभी भी नहीं देखना। अगर तुमसे एनालिसिस नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, उसको रखो, बट डोंट फॉलो द आंसर की, क्योंकि अगर तुम एक बार आंसर की देख लोगे तो उसका एनालिसिस डेवलप कभी नहीं होगा, कभी एनालिसिस डेवलप नहीं होगा, तुम्हारा फ्यूचर डरकर में जाते रहेगा। सो जब तक तुम्हारा क्वेश्चन का एनालिसिस ठीक से प्रॉपरली ना बने, तब तक तुम्हें आंसर की को टच मत करो अननेसेसरी। आंसर की से कुछ नहीं होता है, जो भी हो। पहले बात यह चीज है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? अपॉर्चुनिटी cost, what is opportunity cost? What is opportunity cost? Who can explain? We can't answer the questions ना। क्या है, सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? फॉर गेनिंग एनीथिंग, फॉर द शेक ऑफ गेटिंग एनीथिंग, और फॉर द पर्पज ऑफ गेनिंग एनीथिंग, कुछ चीज पाने के लिए, कुछ चीज पाने के लिए हम लोग क्या चीज खो रहा हूं, व्हाट वी आर लूजिंग। आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? ये मैं एक चीज मिलने के लिए, एक यस, अभी एक कप चाय पीने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू सेक्रीफाइस, क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूं? ₹5, ₹10। सो अगेन, फॉर ड्रिंकिंग 1 cup of tea, I am also sacrificing my valuable time. So this time cannot be expressed in terms of money, no doubt. You can express that during this time, if I work, if I can work, I can earn ₹100. I can earn ₹100. मैं ₹100 अर्न कर सकता हूं। मेरा मतलब, तुम 1 कप टी पीने के लिए गया, उसके लिए तुम ₹10 दिया, ये तो है ही, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, देना तो है ही तुमको, से मैं इग्नोर ही कर देता हूं, और ये जुड़ भी सकते हो। लेकिन ये ड्यूरिंग ड्रिंकिंग ऑफ टी, यू सेक्रीफाइसिंग योर वैल्यूएबल टाइम से, एंड during this time of drinking tea you can earn ₹100. So what will be the opportunity cost of this 1 cup of tea? ₹100. You can add ₹10 also, 110. Now in case of an economy,
In case of a country or nation economic system, if the economy want to produce more of rice, the economy have to sacrifice the production of other goods, say cloth. Say economy producing two type of goods, say, let it be assumed. One is rice, another is cloth. Mike, Bedotroy, Mike, yes, very good. So the economy is producing two type of goods, say, cloth, rice. Now in order to produce more of rice, the economy is sacrificing what? Cloth. Now you suppose the economy, in order to produce 100 ton of more rice, 150 ton of cloth is sacrificing. In order to produce the economy, 100 ton of more of rice, the economy is sacrificing 150 meter of cloth, say meter of cloth. So what will be the opportunity cost of 10 or 110 of rice? 10 or 100, जो भी एक पकड़ लेता हूं हम लोग, कितना होगा? 150 meter of cloth. Why? Why the economy is sacrificing the production of other goods in order to produce one more good? क्यों? फटाफट बताओ. अभी बोल के आए बेसिक का. हाँ, Basic necessity comes first. simple thing. Resources are limited. Demand. What is the central problem of the economy? Resources is, why you are forgetting? Resources are limited, wants are unlimited. So every country have to take decision in order to put the resources in such a way that maximum demand can be fulfilled. So if the country is choosing more of production of rice, country have to produce the production of other goods. Because resources are limited and technology in short period does not undergo upgraded. एक टेक्नोलॉजी भी तो होता है ना. अभी ग्लोबली क्या हो रहा है ध्यान से सुनो, इसलिए पहले का सेशन हमारा सेशन बार बार देखा करो. अभी तक एक्सेस दिया गया, लेकिन ये एक साल का बाद हमें एक्सेस काट देता है सेशन का, किसी का भी नहीं रखते. सो सेशन को ठीक तरफ से एंजॉय करो वहां पर. सो अभी इकोनॉमी में ग्लोबल इश्यू जो है, सो अभी कंट्री अगर कोई चीज ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो सेक्रीफाइस करेगा. लेकिन मेरा बात ये है, ये एक चीज प्रोड्यूस ज्यादा करने के लिए कितना चीज को सेक्रीफाइस कर रहा है. सो 100 ton of more production of rice, if the economy sacrificing 150, say 150 metric ton of another good, say cloth, then what will be the opportunity cost of 100 ton of rice? Say, again I am simplifying it. Say the country 100 metric ton rice is required to produce more. In order to produce more, say 1 lakh PC production reducing. So what will be the opportunity cost of 100 metric ton rice? 1 lakh PC production. Are you able to understand? In terms of physical goods, this is called opportunity cost. So every country faces this opportunity cost in order to make the balance of the economy in reality count. बुझीवाला. The question is here, what is the questions put in front of us? If a commodity is provided free provide क्या? Free.
किसको? टू द पब्लिक। किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट किया नहीं? गवर्नमेंट ने किया ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। Question is very tricky. Without understanding proper economy, nobody can become IS. There are two domains. First, remember, one is Indian economy, another is environment, ecology and biology. Without understanding, nobody can become IS nowadays. Now coming in case of state civil service, most probably after 2024, all the state civil service comes under the one umbrella, that is UPSC. There might be chances for making the cadre system, state cadre, यूनिफॉर्मिटी लाने का चांसेस बहुत है। अगर 2023 में दिसंबर में नोटिफिकेशन हो गया तो बच जाओगी। 25-6 में क्या होगा पता नहीं है। नीति आयोग ऑलरेडी सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स टू द पीएम। अगर 24 में अगर यही पावर में रहेगा ना एनडीए कोलिशंस, तो फिर एपीएससी ऐसा नहीं रहेगा। यूपीएससी में आएगा जैसा आईएएस, आईपीएस, यहाँ पर भी आएगा स्टेट सिविल सर्विस, कैडर बना देगा। कैडर चूज करोगी तुम असम के लिए, बंगाल, बिहार, स्पेसिफिक पेपर भी रहेगा एक पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल ग्राउंड सेम, तुम्हारा जैसा होगा बिहार वाला का भी वैसे ही होगा। सब बनो, आदमी बनो पहले। इसीलिए हम लोग का क्या होता है, ज्यादातर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टिकते ही नहीं है। देखा हूं दिल्ली में अगर क्लास करने में देखता हूं, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का बच्चे कितना कम रहता है। 2-3 बच्चे मणिपुर का ही ज्यादा रहता है, ज्यादातर तो बिहार, यूपी, एमपी में रहता है। जो भी हो, सो ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी अगर फ्री में प्रोवाइड करेगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या जीरो बनेगा? कैसे बनेगा? नहीं, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तुमको ये चीज, यस वेरी गुड, गवर्नमेंट ने अगर ये चीज हमको प्रोवाइड किया, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने कुछ तो सेक्रीफाइस करके दिया है तुमको, है ना। अगर तुमको फ्री हेल्थ दिया है, फ्री हेल्थ दिया है, तो गवर्नमेंट ने फ्री हेल्थ देने के लिए कॉस्टिंग किया ना। उस जगह पर गवर्नमेंट ने किसी और चीज को भी तो प्रोड्यूस कर, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते थे। सो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही है, ऑब्वियसली रॉन्ग दिस स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर। ये जो माइक अगेन माइक, सो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने करेक्ट लगाया था आंसर की बनाने का टाइम में, 2018 में। मैं भी आंसर की बनाया, लेकिन मैं इसको करेक्ट नहीं बनाया। कभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग, ये इकोनॉमिक्स में आएगा। सो इग्नोर का बात नहीं है, सो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट में नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, क्या हो, ये स्टेटमेंट में करेक्ट डाला था। फिर जाके जब फाइनल आंसर की आया, फिर ये लोग करेक्शन किया है। अभी नंबर सी, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड। किससे ट्रांसफर हो रहा है? फ्रॉम कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू टैक्स पेइंग पब्लिक। अभी डी को अगर देखेंगे, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, ये देखो सीधे से बात है, कंज्यूमर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंज्यूमर का तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ही नहीं, उसको तो फ्री मिल रहा है। ऐसा नहीं है भाई, कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी, यस, ये फ्री चीज लेने के लिए वो कुछ सेक्रीफाइस करके आया, कोई सेक्रीफाइस, वो फ्री मिल रहा है। सो उसका तो कंज्यूमर का तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ही नहीं, तो ये ट्रांसफर करने का मुद्दा तो आता ही नहीं यहाँ पर। सो ये स्टेटमेंट इज गलत। एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट इज सी, because what the goods are provided at free cost, basically the fund is accumulated from taxpayer. So taxpayer का फंड ले रहा है, टैक्स पेइंग का फंड,
टैक्स पेइंग वाला से फंड ले रहा है, ये फंड ले रहा है, फंड लेके ये फ्री दे रहा है गवर्नमेंट, फ्री दे रहा है ना। तो फ्री देने का मतलब टैक्स पेइंग अगर इसको फ्री ना देता तो टैक्स पेइंग का कुछ तो फैसिलिटी मिलता इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन टर्म्स ऑफ सोशियो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, एनी मोर एनीथिंग मिल सकता है। तो वो तो सेक्रीफाइस किया किसने? गवर्नमेंट ने नहीं किया। गवर्नमेंट का कहा एक्चेकर है रे भाई, गवर्नमेंट का कहा रुपया है? पब्लिक जो टैक्स पेइंग इसका गया है ना, कि टैक्स पेइंग का गया। सो लॉस किसका हुआ? एक ये लॉस हुआ टैक्स पेयर का। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका हो रहा है? ये हो रहा है ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट, उससे चला गया गवर्नमेंट का पास, क्योंकि गवर्नमेंट जो ये अब ट्रांसफर हुआ कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग, टैक्स जो देता है। कंज्यूमर का तो है ही नहीं ना, तो कंज्यूमर का तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहा है नहीं, वो तो फ्री मिल रहा है। तो ये असली में टैक्स पेयर का पास आ रहा है ये कॉस्ट। अल्टीमेटली द इंटायर कॉस्ट is borne by the tax paying public. Are you able to understand? है ना? क्लियर हुआ? सो स्टैटिक और एक स्टैटिक मतलब बेसिक का ऊपर और एक हम सेशन करा लेंगे, फिर तुम लोग फ्री हो गया इकोनॉमी से। अभी आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट जो सेशन चालू होगा वो सेशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी। ये चैप्टर फिर से स्टार्ट करेंगे, नया मुद्दे से हम लोग देखेंगे इसमें। हाँ, और कल जो सेशन रहेगा फॉलो करना, और जो भी ऑफलाइन में आना चाहते हैं आ सकते हैं। कल डबल सेशन रह सकेंगे वीकेंड के लिए, देख लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।